तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपके इस चैनल पे 200 एपिसोड कल पूरे हो गए और साथ ही 15,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए। अच्छा, जब ये आंकड़ा पूरा हुआ तो फिर दिल में इच्छा हुई कि 200 का जो सिलसिला ये 2000 तक पहुँचे। ये जो 15,000 सब्सक्राइबर हुए हैं उसमें एक आध जीरो और लगे। तो सबसे पहले तो इतनी खुशी की बात है कि आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। आपके इस परिवार में आज 200 एपिसोड हो गए और 15,000 सब्सक्राइबर भी हो गए। लेकिन साथ ही जब मेरे मन में ये बात आई कि ये 200 का जो सिलसिला है 2000 तक पहुँचे और 15,000 में एक आध जीरो और लगे, तब जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कभी 15,000 भी बहुत बड़ा आंकड़ा लगता था। आज 15,000 हो गए। ईश्वर ने इच्छा पूरी की, आप सबने पूरी की। तो फिर इच्छा हो रही है कि 1.5 लाख तक पहुँचे और शायद 1.5 लाख का आंकड़ा जब छू लेंगे तो फिर इच्छा होगी कि मिलियंस में पहुंच जाएगा आंकड़ा। यानी इंसान के जीवन में स्थिति कभी आती ही नहीं कि आप ईश्वर से कुछ मांगें और ईश्वर आपको दे दे। तो फिर आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के कहें कि अब कछुनाथ न चाही मोहे, यानी आपने जो दे दिया बहुत है, अब किसी और को दीजिए। मेरी ज़रूरतें, मेरी इच्छाएँ पूरी हो गई और मैं इसमें खुश हूँ। आज मुझे यही चीज़ रियलाइज़ हुई तो फिर आज की कहानी भी इसी से रिलेटेड आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। आज की कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक जगह लगती है सफदरगंज और इसी में एक लॉज है, बलजीत लॉज। डेट थी 31 मार्च साल 2023, यानी आज से ठीक 10 दिन पहले। दरअसल 30 तारीख को यानी 30 मार्च को एक कपल इस लॉज में रूम बुक करते हैं। अब कपल आते हैं, रूम लेते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करके उनके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके उनको रूम होटल वाले दे देते हैं। अब रूम देते हैं। रूम देने के बाद लगभग 12:30 बजे तक तो ये दोनों लोग साथ रहते हैं, लेकिन फिर 12:30 बजे के बाद जो लड़की थी वो निकल के चली जाती है। अब लड़की जब निकल के चली गई तो फिर होटल वालों को लगा कि चलो ठीक है, जितनी देर के लिए आए थे या फिर लड़की को जितनी देर की परमिशन थी लड़की रही, उसके बाद चली गई। बहरहाल होटल वालों से मतलब भी क्या था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनको पैसे से और डॉक्यूमेंट से, इन दोनों चीज़ों से मतलब था। रात बीत गई, सुबह हो गई। सुबह हुई तो फिर होटल वालों को लगा कि अब चेकआउट इन्हें कर देना चाहिए, चूँकि इनका टाइम भी पूरा होने वाला है। और अगर चेकआउट नहीं करना है तो कम से कम एक बार हम लोग कंफर्म कर लें, अगर सो रहे हो तो जगा दें कि आपका टाइम जो है ओवर हो रहा। लिहाजा जो होटल का एक कर्मचारी था वो जाता है जगाने के लिए। पहले तो रूम खटखटाता है। खटखटाने के बाद देखता है कि रूम अंदर से खुला हुआ। अब आदमी थोड़ा सा हैरान होता है, जो आया था होटल मैनेजमेंट से कि एक आदमी अगर सोता है तो कम से कम उसे रूम बंद कर लेना चाहिए, इसका मतलब ये आदमी उठा है। लिहाजा अब ये जो कर्मचारी था ये होटल में उस कमरे में एंट्री कर जाता है। अब एंट्री करता है तो देखता है कि जो आदमी था जिसने रूम लिया था वो आदमी बिस्तर पे आराम से लेटा हुआ है। अब इसे लगता है कि चलो ठीक है, अगर लेटा है तो एक बार जगा के पूछ लेते हैं। लेकिन फिर डर भी लग रहा था कि पता नहीं इस आदमी को बुरा लगे कि क्या हो, लेकिन अब पूछना भी था, मैनेजर साहब का आदेश था। लिहाजा डरते डरते आदमी जो था उस आदमी को बुलाता है, कहता है कि सर आपका टाइम पूरा हुआ, आप उठिए। आदमी जो था वो लेटा हुआ था, कुछ बोलता नहीं है। तो फिर ये जो मैनेजमेंट का आदमी था ये थोड़ा सा हिलाता है। उसके बाद भी वो आदमी नहीं बोलता तो इसे लगता है कि शायद ये आदमी नशा वगैरह किया या फिर गहरी नींद में है। लिहाजा उस आदमी को ये पकड़ के तेज़ी से झकझोर देता है। अब झकझोरता है तो जो आदमी बिस्तर पे था उसकी जो गर्दन है एक दिशा में घूम जाती है। अब गर्दन एक दिशा में घूमी तो इस आदमी को बड़ा अजीब लगा कि चाहे जितनी गहरी नींद हो, चाहे जितना नशा हो, कम से कम इस हिसाब से गर्दन तो नहीं झूलनी चाहिए थी। आदमी जो था वो घबराता है। घबराने के बाद अपने मैनेजर को फ़ोन करता है, बताता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हो गया, आप जल्दी से आइए। मैनेजर पहुँचता है। पहुँचने के बाद वो भी उस इंसान को चेक करता है और काफ़ी देर तक हिलाने के बाद, काफ़ी देर तक झकझोरने के बाद अंत में जब नब्ज़ टटोली जाती है तो पता चलता है कि ये आदमी जो है वो मर चुका। अब एक आदमी जिसका होटल है उसके होटल में कोई आया और आने के बाद मर गया, इनकी तो मानो एक तरह से दुनिया ही उजड़ गई कि अगर ये मामला पुलिस में गया और कुछ और बात निकली तो पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन अब लाश थी तो पुलिस को फ़ोन करना था। लिहाजा जो बलजीत कौर का, यानी माफ़ कीजिएगा, बलजीत लॉज का जो मैनेजर है वो फ़ोन करता है पुलिस को। पुलिस आती है, बारीकी से लाश को चेक करती है तो ना कहीं बॉडी पे कोई निशान था, ना ही सामान कुछ बिखरा हुआ था, ना ही कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ वहाँ से मिली।
लिहाजा पुलिस वालों को लगा कि 50-60 साल का आदमी है, हो सकता है हार्ट अटैक हो गया हो या फिर हार्ट फेल हो गया हो, कोई और बात हुई हो। बॉडी को लेके जाएंगे, पोस्टमार्टम करवाएंगे और मरने वाला जो होगा उसके घर पे दे देंगे। अब पुलिस वाले बॉडी को कब्जे में लेते हैं, साथ ही मैनेजर से पूछते हैं कि ये कौन है, इसकी आईडी बताओ, किसके साथ आया था। अब मैनेजर बताता है कि साहब एक लड़की के साथ ही आया था, लड़की 12-12:30 बजे के बाद चली गई और इस आदमी का नाम दीपक है, जिसके साथ आया था उसका नाम अंजलि है और दीपक की ये फलाफल आईडी है और मयूर बिहार के फेज़ 1 का रहने वाला है। अब पुलिस वाले बाकायदा सारी डिटेल कलेक्ट करते हैं, उसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, साथ ही परिवार को सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे आपके घर का जो दीपक है वो आया था, आने के बाद इस हिसाब से होटल में मर गया और कोई भी संदिग्ध चीज़ नहीं है, तो मरने के जो चांसेस हैं ज़्यादातर हार्ट अटैक या फिर ऐसी कोई बात होगी। अब परिवार वालों तक जब ये खबर पहुंची तो परिवार वाले तो मानो एकदम से उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ऐसे कैसे का अच्छा भला आदमी मर सकता है। परिवार वाले फ़ौरन पुलिस से कहते हैं कि इस आदमी को किसी ने मारा है, ये आदमी ऐसे नहीं मर सकता। अब पुलिस वो ये बात सुनती है तो उन्हें लगता है कि हो सकता है परिवार वाले दुखी हैं, अब कोई भी हो उसके घर का कोई जाएगा तो अचानक से ऐसी मौत वो मान नहीं सकता। अब परिवार वाले भी और पुलिस वाले भी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगते हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पुलिस वालों को यकीन था कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक या फिर कोई ऐसी ही छोटी मोटी बीमारी निकल के आएगी। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जैसे ही पुलिस वालों ने पढ़ा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो पूरा ही खेल पलट दिया। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि इस आदमी को कोई ऐसी चीज़ दी गई है या फिर इस आदमी ने कोई ऐसी चीज़ खाई है जिस वजह से इस आदमी का नर्वस सिस्टम फेल हुआ और ये आदमी मर गया। अब होटल में ये किसी लड़की के साथ आया था, लड़की 12:30 बजे भाग गई या फिर निकल गई और सुबह ये आदमी मरा पड़ा था। तब जाके पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है उस लड़की ने इस आदमी को मारा हो, कोई चीज़ खिलाई हो। अब बिस्तरा रिपोर्ट जो थी वो सुरक्षित कर ली जाती है, प्रिजर्व कर ली जाती है, साथ ही लैब भेज दी जाती है और पुलिस वाले फिर से इस होटल पे आते हैं और कहते हैं कि भैया आप उस लड़की की आईडी हमें दे दो, जो कुछ डॉक्यूमेंट जो भी कागजात थे उस लड़की से पूछताछ करेंगे। अब लड़की की आईडी मिलती है, लड़की का नाम अंजलि था, दिल्ली में ही उसका घर निकला। अब अंजलि के बारे में जब परिवार वालों से पूछा गया तो पता चला कि अंजलि नाम की किसी लड़की को जो दीपक था वो जानता ही नहीं था। अब पुलिस वालों को लगा कि चलो अब अंजलि को ही उठाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। अब जब जाते हैं अंजलि को उठाने उसके उस लोकेशन पे, तब बड़ी अजीब चीज़ मिलती है। दरअसल ना वहाँ कोई अंजलि नाम की लड़की रहती थी, ना ही जिस आईडी पे रूम लिया गया था वो आईडी असली थी। अब पुलिस वालों को लगा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, लिहाजा पुलिस वाले अब सीसीटीवी कैमरे को, यानी उस होटल में जितने कैमरे लगे थे उनको खंगालते हैं और उस लड़की की तस्वीर को अपने मोबाइल में लेते हैं। साथ ही इस तस्वीर को इधर उधर दिखा के पूछताछ करते हैं कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है। कभी परिवार वालों को दिखाते, कभी किसी और को दिखाते, कभी आसपास के इलाकों में दिखाते, लेकिन सारी पूछताछ में, सारी छानबीन में कहीं से भी उस लड़की के बारे में कोई बताने वाला नहीं था। अब धीरे धीरे वक्त भी गुजरता जा रहा था, प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। पुलिस वालों को लगा कि चलो अब इस लड़की को अगर इसने बुलाया होगा दीपक ने तो कम से कम फ़ोन वगैरह पे बात तो हुई होगी, तो चलो इसकी कॉल डिटेल निकालते हैं, CDR निकालते हैं। कॉल डिटेल में उस लड़की का नंबर मिल जाएगा और यहाँ से मामला क्लियर हो जाएगा। लिहाजा टेक्निकल टीम का सहारा लेते हुए पुलिस वाले इस दीपक का, यानी जो मरा था, उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं। कॉल डिटेल निकालते हैं तो टोटल 500 नंबर ऐसे थे जिस पे आए दिन लगातार बात हो रही थी। अब 500 नंबर थे और सस्पेक्ट केवल एक नंबर पे करना था। लिहाजा जब इन सारे नंबरों को क्रॉस चेक करते करते, जीरो इन करते करते कि कौन सा नंबर किसी लड़के का है, कौन सा नंबर किसी लड़की का है, सारी चीज़ें मैच कराते कराते फाइनली एक नंबर निकल के आता है किसी उषा नाम की लड़की का। अब उषा नाम की लड़की का नंबर निकला तो पुलिस वालों को लगा कि चलो अब उषा की आईडी यहाँ से मिल गई और ये नंबर भी उसी लड़की का है, अब इसको पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद ये मामला पानी की तरह साफ हो जाएगा। लिहाजा पुलिस वाले उषा के पीछे भागते हैं, फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर तो स्विच ऑफ है और ये नंबर भी 31 से 20 दिन पहले यानी 10 मार्च को ही खरीदा गया।
अब उषा के बारे में जब डिटेल खंगाली जाती है, उसकी लोकेशन, उसकी एड्रेस, पुलिस वाले भाग के वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि ये उषा वो लड़की है ही नहीं। यानी किसी ने उषा के नाम पे फर्जी सिम खरीदा है और इस बारे में उस उषा को कोई जानकारी ही नहीं। यानी पहले फर्जी आईडी पे रूम लिया गया, उसके बाद फर्जी आईडी पे सिम लिया गया। अब पुलिस वालों को लगा कि क्या करें, ना ही आईडी से उसके घर तक पहुँचे, ना ही फर्जी आईडी से सिम लिया तो वहाँ से कुछ हासिल हुआ। अब पुलिस वाले फिर इधर उधर मेहनत करते हैं, इधर उधर परेशान होते हैं, कभी इधर पूछताछ, कभी उधर पूछताछ, कभी परिवार वालों से कहते हैं कि किसी पे कोई शक हो, किसी उषा नाम की लड़की, किसी अंजलि नाम की लड़की को अगर आप जानते हो तो प्लीज़ बताइए। परिवार वाले थे कि पहचाने से इनकार कि हम तो जानते ही नहीं, ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी, ना ही किसी से कोई रंजिश। प्यार का एंगल खंगाला गया तो पता चला कि एक 54 साल का आदमी, शादीशुदा, उसका किसी से अफेयर वगैरह तो हो ही नहीं सकता। बहरहाल पुलिस वाले सारी तरीके अपना चुके थे, सारी तरकीब निकाल चुके थे, लेकिन कहीं से भी पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। अब इधर पुलिस वालों की जो क्राइम ब्रांच टीम है वो अलग काम कर रही है, जो टेक्निकल टीम है वो अलग काम कर रही है, और इसी बीच टेक्निकल टीम को एक क्लू मिलता है। दरअसल जो टेक्निकल टीम थी इस नंबर की डिटेल्स को जब निकालती है तो पता चलता है कि इस नंबर पे किसी ने रिचार्ज करवाया था। अब रिचार्ज हुआ तो जाहिर सी बात है रिचार्ज करने वाला कोई परिचित ही होगा, या फिर अगर किसी लड़की ने किसी दुकान से भी रिचार्ज करवाया होगा तो कम से कम उस दुकान के आसपास ही वो रह रही होगी। अब यहाँ से पुलिस वालों को लगा कि चलो अब यहाँ से मामला बन सकता है। अब पुलिस वाले उस रिचार्ज करने वाले के बारे में जब पता करते हैं तो पता चलता है कि रिचार्ज करने वाला जो आदमी है वो तो नाइजीरिया का रहने वाला एक चीड़े नाम का आदमी है। अब पुलिस वाले अजब परेशानी में, किस दिल्ली के मर्डर केस के तार अब नाइजीरिया से कैसे जुड़ गए। अब पुलिस वाले इस चीड़े से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि आपने इस नंबर पर रिचार्ज किया। तब चीड़े बताता है कि जो मैंने रिचार्ज किया था वो मेरी गर्लफ्रेंड मधुलिता के एक फ्रेंड यानी निक्की का नंबर है, उसने मुझसे कहा तो मैंने रिचार्ज कर दिया और बाकी मुझे जानकारी नहीं। अब फिर इससे पूछा जाता है कि निकिता कहाँ है, यानी निक्की कहाँ है। इस पे कहता है कि भैया हमको ज़्यादा पता नहीं है, आप मेरी गर्लफ्रेंड से पूछिए वही बताएगी। अब पुलिस वाले इसकी गर्लफ्रेंड से और बाकी चीज़ों से जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि ये जो निक्की उर्फ निकिता है इस समय नोएडा में छुपी हुई है। अब पुलिस वाले सारे सर्विलांस, सारी CDR, उसकी लोकेशन, अपने मुखबिर, क्राइम ब्रांच की सारी टीमें, इन सारी चीज़ों को लेते हुए नोएडा के बारे में पता करते हैं, उसके एड्रेस के बारे में पता करते हैं और फाइनली उसके एड्रेस को निकालते हैं और जाते हैं और इस निकिता उर्फ निक्की को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इसको लाते हैं वापस। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, दरअसल जब उस कमरे की बारीकी से बाद में छानबीन की गई तो उसमें एक पर्ची मिली और उस पर्ची पे लिखा था आई एम सॉरी बाबू, यानी वही जो रिया चक्रवर्ती वाला था। आई एम सॉरी बाबू, आप बहुत नाइस पर्सन है, यू आर ए वेरी नाइस पर्सन एंड दिस इज, और सारी चीज़ें मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या लिखा था। हाँ, एग्जैक्टली लिखा था दिस इज़ माई ग्रेट प्लेजर टू स्टिंग विथ यू, और आगे जो कर रही हूँ ये मेरी मजबूरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये लगभग 5 से 6 शब्द उसमें लिखे थे। अब पुलिस वालों के पास यहाँ से क्लू था, साथ ही इस निकिता को जब उठाया गया और इससे पूछा गया कि क्या कुछ हुआ था, तब जाके निकिता ने जो कहानी सुनाई, ये कहानी शायद इतनी हैरान करने वाली है, इतनी परेशान करने वाली है कि क्राइम ब्रांच भी सुनने के बाद हैरान हो गई। दरअसल निकिता जो थी, निकिता कहें, निक्की कहें, अंजलि कहें, उषा कहें, ये कोई ऐसी नहीं थी कि कोई पहला ऐसा मामला था जिसमें इसने ऐसा काम किया हो। निकिता जब थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी खूबसूरत होती है, तभी से इसके दिमाग में आता है कि अपनी खूबसूरती का, अपने हुस्न का जाल बिखेरते हैं और अपने इस हुस्न के दम पे, अपनी इस खूबसूरती के दम पे पैसे भी कमाते हैं। लिहाजा निकिता जो है फ्रॉड करना, लोगों को लूटना, अपने हुस्न के जाल में फंसाना शुरू करती है। पहला टारगेट बनाती है पानीपत में, वहाँ पे एक व्यापारी को इसी तरह अपने हुस्न के जाल में फंसाती है, फंसाने के बाद लूटती है। उसके बाद एक दूसरे टारगेट को बनाती है, उसको भी सेम तरीके से फंसाती है, उसको भी लूटती है। फिर तीसरा टारगेट, फिर चौथा टारगेट, 5वें टारगेट को भी बनाती है, उसको ब्लैकमेल करती है। मामला पुलिस में जाता है, निकिता गिरफ्तार हो जाती है। गिरफ्तार होने के बाद फिर कोर्ट पहुंचती है, कोर्ट में इसे सज़ा मिल जाती है और साल 2022 में
जो निकिता है वो जेल चली जाती है। निकिता जेल पहुंचती है तो जेल में तो आप चाहे जितने बड़े क्रिमिनल हो, लेकिन आपके बाप लोग वहाँ बैठे हैं। तो जेल में जब ये पहुंची तो वहीं पे इसकी मुलाकात होती है मधुलिता से। मधुलिता भी इसके जैसी सेम फ्रॉडजरी का काम करती थी, सेम इसके जैसा लोगों को फंसाती थी, लूटती थी। इसी तरीके से कभी जहरखुरानी करती, कभी हुस्न के जाल में फंसा के ब्लैकमेल करती, और वो भी सेम केस में जेल आई हुई थी। अब जेल में इन दोनों का फॉर्मल इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन होने के बाद फिर धीरे धीरे दोनों में बातचीत हुई, संबंध गहरा हुआ, और इसी बात अब ज़्यादा लंबा सजा हुआ नहीं था तो फिर इनको बेल मिली, साथी बेल मिली। और जैसे ये दोनों बाहर आते हैं फिर अपने अपने धंधे में वापस लग जाते हैं। अब धंधे में वापस लगते हैं और साथ में भी कभी कभार एक दूसरे के क्लाइंट्स को शिकार बनाते हैं। और इसी बीच मधुलिता को याद आता है कि उसका एक फेसबुक फ्रेंड है दीपक, जो पैसे से कारोबारी है, उसके पास अच्छा खासा पैसा है। अब इस बारे में ये फिर निक्की को बताती है, कहती है कि ये दीपक है, इसके पास बहुत पैसा है, इसको टारगेट किया जाए और तुम इसको फंसा लोगी तो बहुत पैसा मिल जाएगा। लिहाजा अब निकिता जब सुनती है तो कहती है कि चलो ठीक है। अब ये हुआ कि फंसाया कैसे जाए, तो फिर मधुलिता कहती है कि चलो मैं तुमको मिलवा देती हूँ, बातचीत करवा देता हूँ। अब मधुलिता बाकायदा निकिता को लेके जाती है और इस दीपक से इंटरेक्शन करवा देती है और बातचीत करवा देती है। अब मधुलिता अपना काम करके वहाँ से निकल चुकी थी, बाकी काम यहाँ से निकिता का शुरू हुआ। अब निकिता धीरे धीरे दीपक को रिझाना शुरू करती है। अब दीपक को आए दिन रिझाती, इधर उधर की बातें करती, थोड़े थोड़े हिंट देती। अब इधर दीपक भी अब देखता है कि एक 23-24 साल की लड़की इस तरह से हिंट दे रही है, खूबसूरत है, जवान है। दीपक भी फिसलता जाता है, इसके प्यार में पागल होता है, उसको तरह तरह के ऑफ़र देता है। और फाइनली फिर निकिता भी कहती है कि चलो ठीक है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करती हूँ। अब प्यार एक्सेप्ट हो गया तो फिर बातचीत शुरू हुई। अब बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर फाइनली ये हुआ कि चलते हैं, कहीं मिलते हैं और कुछ इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं और कुछ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब निकिता का यही प्लान भी था। निकिता कहती है कि ठीक है, रूम बुक करो, मैं आ जाऊंगी, और तमाम तरह के नखरे दिखाती है कि देख लेना, किसी को पता ना चले, मैं बहुत अच्छे घर की हूँ। यानी हर वो बात कहती है जिससे दीपक का भरोसा जीता जा सके। अब दीपक कहता है कि नहीं नहीं, तुम बिल्कुल आओ, पूरी प्राइवेसी का मैं ध्यान रखूँगा। उसके बाद फिर ये निकिता जो थी, इसके पास कई फर्जी आईडीज़ थी। उसमें से एक फर्जी आईडी ये निकालती है, उस आईडी को लेते हुए पहुंचती है और वहाँ पे भी जो दीपक है उसको अपना इसने नाम अंजलि ही बताया था। अंजलि वाली आईडी ये लेती है, लेने के बाद पहुंचती है, पहुंचने के बाद फिर रूम बुक होता है। उसके बाद फिर शराब पीते हैं दोनों लोग, और इसी शराब में जो निकिता है वो नशे की गोली मिला देती है। अब नशे की गोली मिलाई, उसके बाद ये शराब पीता है। शराब धीरे धीरे खाली करने लगता है, पूरी की पूरी बोतल पी जाता है। और निकिता के दिमाग में था कि शराब और इसमें नशे की गोली, ये बेहोश हो जाएगा, उसके बाद इसकी घड़ी, इसकी अंगूठी, इसके मोबाइल, इसके पैसे मैं लूट के वहाँ से निकल जाऊँगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, मामला रफा दफा हो जाएगा। दीपक एक बड़ा व्यापारी है तो कहीं मुँह भी नहीं खोलेगा। लिहाजा अब दीपक जो है वो ड्रिंक करता है। निकिता अपने सारे सामान को लेके, जो कुछ उसे लेना था वहाँ से 9-11 हो जाती है। लेकिन इसी बीच दीपक ने जिस हिसाब से ड्रिंक की थी और जिस हिसाब से नशे की दवाएं उसमें मिलाई गई थी, वो दवा और ये ड्रिंक ओवरडोज हो जाती है। अब ओवरडोज हुई और वहाँ पे कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट था नहीं। थोड़ी देर तक दीपक तड़पता है और नशे की ओवरडोज की वजह से दीपक की मौत हो जाती है। अब दीपक जब मरा तो फिर ये मामला निकल के पूरा सामने आया। अब पुलिस वालों के सामने इस निकिता का कहना है कि उसने जानबूझ के कत्ल नहीं किया, उसने महज नशे की दवा दी थी और नशे की दवा का ओवरडोज हुआ और उस ओवरडोज में ये मर गया। बहरहाल अभी जो बिसरा रिपोर्ट है ये लैब गई है, कुछ टाइम लगेगा, रिपोर्ट आएगी और इसी के बाद ये पूरा मामला क्लियर होगा कि नशा करने की वजह से मौत हुई या फिर कोई जहर वगैरह तो नहीं दिया गया। बहरहाल चाहे इसने जानबूझ के किया चाहे अनजाने में किया, लेकिन इसका मोटिव, इसका पर्पज़ जो था लोगों को फंसाना, उनको अपने हुस्न जाल में पागल करना और लूटना, इसी पर्पज़ में ही दीपक की जान चली गई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। बातें हैं कल के सवाल पे, और कल का मेरा सवाल है कि जो नोकिया कंपनी थी वो आखिर बनाती क्या थी। यानी मोबाइल विभाग में आने से पहले कुछ और भी बनाती थी, तो वो क्या थी। तो इसका सही जवाब है, मोबाइल बनाने से पहले जो नोकिया कंपनी थी
वो बशर्ते पेपर मिल थी, और पेपर मिल में वो टॉयलेट पेपर, रबड़, ये सारी चीज़ें बनाती थी और सबसे पहले वो पेपर ही बनाती थी। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है जो थॉमस जी हैं, शिव खन्ना जी हैं, जोसेफ जी हैं, पारुल जी हैं, सोनू सिंह जी हैं, आतिक इकबाल जी हैं, संदीप गौर जी हैं, गुरुसेवक सिंह जी हैं पंजाब से, तक सिंह हैं, मीना हैं और आर्टफुल जी हैं, विशाल खान जी हैं, सक्तार सिंह हैं, रविंद्र हैं, समाधान आर्ट हैं, मोहम्मद मासूम जी हैं, अंश सिंह जी हैं, पंकज बाग जी हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज किया, प्रकाश सुनार जी हैं और जय शर्मा जी हैं, लोगन जी हैं और देवजनी मुखर्जी जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल बेहद लेटेस्ट है। आप अगर गाड़ी लेते हैं तो कम से कम आप चाहते हैं कि कोई अच्छी नंबर की सीरीज़ मिल जाए या 999 मिल जाए। अगर आप इस्लाम से हैं तो आप चाहेंगे कि 786 मिल जाए। कुछ अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आप चाहेंगे कोई VIP नंबर मिल जाए, जैसे 0001 और ऐसे सीरीज़ में। अब ऐसे नंबर प्लेटों के लिए लोग तरह तरह की कीमत भी अदा करते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। लेकिन हाल में ही जो सबसे महंगा नंबर प्लेट बेचा गया, उसकी कीमत कल मैं आपको जब बताऊंगा तो हो सकता है आपके होश फाख्ता हो जाए। लेकिन अगर इससे पहले आपको पता हो कि सबसे महंगी नंबर प्लेट कितने रुपए की है और कहाँ बेची गई, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं बता पाते हैं तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी ही कहानियों के लिए और ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल चीज़ों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। और कहानी ख़त्म करूं उससे पहले 2-3 बातें और, जैसे कल कुछ दिन पहले मैंने ऑडियंस पोल किया था कि कितने बजे कहानी डालनी चाहिए, तो उस चीज़ पे भी वर्क हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि काफ़ी एक्सेसरीज़ मुझे ख़रीदनी है, परचेस करनी है। तो सारी चीज़ें हो जाएँ तो फिर बेहद खूबसूरत अंदाज में फिर से ये सिलसिला चलेगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।